नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको दुनिया भर की जो हलचलें हैं उससे रूबरू करवाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। अमेरिकी सीनेट ने पारित किया बंदूक सुरक्षा कानून। सीनेट में 15 रिपब्लिकन सदस्यों ने भी दिया डेमोक्रेट्स का साथ। सिर्फ आत्मरक्षा के लिए बंदूक रखने का होगा अधिकार। प्रतिनिधि सभा से भी कानून के पारित होने की उम्मीद। भूकंप प्रभावित अफगानिस्तान पहुंची भारत से भेजी गई राहत सामग्री की दूसरी खेप। 27 टन राहत सामग्री में स्लीपिंग बैग, कंबल व अन्य जरूरी सामान है शामिल। बुधवार को आए भूकंप से मरने वालों की संख्या हुई 1000 से पार। जर्मनी में 26 और 27 जून को होगी G7 की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शिरकत। पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा आपूर्ति सहित खाद्य सुरक्षा और सप्लाई चेन पर होगी चर्चा। 28 जून को प्रधानमंत्री UAE की भी करेंगे यात्रा। यूक्रेन और रूस के बीच भीषण युद्ध जारी। लुहांस्क के गवर्नर ने क्षेत्र पर रूसी सैनिकों के कब्जे के दिए संकेत। खेरसान में जारी युद्ध में रूस ने अपने एक वरिष्ठ अधिकारी के मारे जाने की पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, युद्ध के कारण हो रहे खाद्य संकट से दुनिया को करना पड़ेगा तबाही का सामना। EU शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन रूस से ईंधन की आपूर्ति कम होने के साथ आर्थिक संकट पर हुआ विचार विमर्श। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन और मोल्दोवा को उम्मीदवार का दर्जा देने पर जताई सहमति। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की पार्टी को 2 सीट के हुए उपचुनाव में मिली हार। कंजर्वेटिव पार्टी प्रमुख ने दिया इस्तीफा। और आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं अमेरिकाना। अमेरिका में उच्च सदन सीनेट ने गुरुवार रात गोलीबारी की घटनाओं पर अंकुश लगाने वाले ऐतिहासिक बंदूक सुरक्षा विधेयक को पारित कर दिया। इसमें सत्तारूढ़ डेमोक्रेट्स के साथ 15 रिपब्लिकन सांसदों ने भी साथ दिया। इसके प्रतिनिधि सभा से भी जल्द पास होने की उम्मीद है। इसके बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन के हस्ताक्षर से यह कानून का रूप ले लेगा। हाल के दिनों में अमेरिका कुछ सनकी और सरफरों की सनक, क्रूरता और अवसाद के कारण लहूलुहान हो रहा था। गोलीबारी की एक के बाद एक सामूहिक घटना ने सीनेट को बंदूक नियंत्रण से जुड़े एक ऐसे विधेयक को पारित करने पर मजबूर कर दिया जो पिछले 30 सालों में न किया जा सका था। उच्च सदन सीनेट ने गुरुवार रात गोलीबारी की घटनाओं पर अंकुश लगाने वाले ऐतिहासिक बंदूक रक्षा विधेयक को पारित कर दिया। इसमें सत्तारूढ़ डेमोक्रेट के साथ 15 रिपब्लिकन सांसदों ने भी साथ दिया। इसके प्रतिनिधि सभा से भी जल्द पास होने की उम्मीद है। इसके बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन के हस्ताक्षर से यह कानून का रूप ले लेगा। कानून बनने के बाद केवल आत्मरक्षा के लिए बंदूक रखने का अधिकार होगा। यह द्विदलीय कानून अमेरिकियों की रक्षा करने में मदद करेगा। स्कूलों और समुदायों में बच्चे इसकी वजह से सुरक्षित रहेंगे। प्रतिनिधि सभा को इस द्विदलीय विधेयक पर तुरंत मतदान करना चाहिए और इसे मेरी मेज पर भेजना चाहिए। इस विधेयक के तहत कम उम्र के बंदूक खरीदारों की पृष्ठभूमि की जांच की जाएगी और राज्यों को खतरनाक समझे जाने वाले लोगों से हथियार वापस लेने का अधिकार दिया जाएगा। विधेयक में $13.2 अरब की व्यवस्था की गई है, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य, स्कूल सुरक्षा, संकट हस्तक्षेप कार्यक्रम और राज्यों के लिए प्रोत्साहन के लिए लाखों डॉलर शामिल हैं, जो राष्ट्रीय त्वरित आपराधिक पृष्ठभूमि जांच प्रणाली में किशोर रिकॉर्ड को शामिल करते हैं। परिणाम स्वरूप इस बिल के पास होने से चिंतित अमेरिकी जनता को ये साबित करने का भी मौका है कि लोकतंत्र इतना नहीं टूटा है। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं। हम आज उन सवालों का जवाब पूरी तरह से नहीं बल्कि इतनी ताकत के साथ दे रहे हैं कि पूरे देश में चिंतित माता पिता और बच्चे कल जाग सकते हैं और थोड़ा और आश्वस्त हो सकते हैं कि इस देश को चलाने वाले वयस्क वास्तव में उनकी सुरक्षा की परवाह करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं लोग आज भी हम पर विश्वास करते हैं, लोग अब भी हम पर भरोसा करते हैं।
पिछले 30 साल में संघीय बंदूक कानून सुधार को लेकर अमेरिका की यह पहली बड़ी पहल है। सीनेट में विधेयक पारित होने के कुछ घंटे पहले गुरुवार को ही अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने न्यूयॉर्क बंदूक सुधार कानून को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अमेरिकियों को बंदूक लेकर चलने पर रोक नहीं लगाई जा सकती, न ही इसमें कोई शर्त जोड़ी जा सकती है। बंदूक लेकर चलना अमेरिकियों का मौलिक अधिकार है। कोर्ट के फैसले से अमेरिका में फैले गन कल्चर पर रोक लगाने को झटका लगा था। मैं इस सत्तारूढ़ दल के बारे में क्या कहूं? ये न्यूयॉर्क राज्य के वैध बंदूक मालिकों के लिए एक बड़ी जीत है और ये यहाँ से खेल के मैदान को बदलने जा रहा है और मैं आगे इस तरह के निर्णय के साथ काम करने की उम्मीद कर रहा हूँ कि अमेरिका में 39 करोड़ से अधिक नागरिकों के पास बंदूक है। वहीं अकेले 2020 में 45,000 से अधिक अमेरिकियों की मौत आग्नेयास्त्रों से संबंधित चोटों से हुई, जिनमें हत्या और आत्महत्या शामिल हैं। अमेरिका में हाल ही में बंदूक फायरिंग की कुछ घटनाओं के बाद बंदूक रखने पर नियंत्रण कानून की मांग तेज हो गई थी। बीते 24 मई को टेक्सास में वाल्डे के स्कूल में फायरिंग में 19 बच्चे व 2 शिक्षकों की मौत हो गई थी। यह घटना 10 दिन पहले बफेलो सुपरमार्केट में फायरिंग के बाद हुई थी, जिसमें 10 लोग मारे गए थे। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। This world is one of a kind, a world where life thrives, vibrant and enchanting, where there is so much to explore and discover. We have inherited this world to nurture, cherish and care for life, its myriad manifestations and everything that comes along. In our journey towards exploring the realm of possibilities, expanding our horizons, we must care to give back, replenish what we have taken. Energy transforms. So must we. To live in harmony with the force of life. The time has come for us to take a stand and find better ways for a better tomorrow. The difficult is possible. The impossible, just a little difficult. We at SECI have already taken a pledge to find different ways to harness the power of nature. We innovate technologies that are bringing about a new revolution. Our goal is to initiate a movement that benefits the nation and the world. Invigorate our partners, our stakeholders, to give our future generations a chance to embrace a renewed future. SECI. कावेरी रंग छायो खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो कावेरी मेहंदी कोन हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। शीतल टैंक्स के साथ करिए जल सुरक्षा की तैयारी, क्योंकि जल सुरक्षित तो कल सुरक्षित। शीतल वाटर टैंक्स। मैं हूँ यूपीएल का स्वीप पावर। मैं उन आविष्कारी तत्वों से संपन्न हूँ जो कि हर प्रकार के खरपतवारों को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। यूपीएल का स्वीप पावर एक बहुआयामी खरपतवार नाशक है जो जिद्दी से जिद्दी खरपतवारों पर जल्द नियंत्रण करता है। यूपीएल का स्वीप पावर सबसे सुरक्षित, सबसे असरदार।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब आपको लिए चलते हैं यूरोप इन दिनों की ओर। रूस यूक्रेन युद्ध की वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो पूर्वी यूक्रेन के सेवरडोनेस्क और लिसिचांस्क को लेकर हो रहे भीषण युद्ध में रूस भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने कहा कि यूक्रेनी सेनाएं रूस को कड़ी टक्कर दे रही हैं। उधर खेरसोन में रूस ने अपने एक वरिष्ठ अधिकारी के मारे जाने की पुष्टि की है। यह अधिकारी खेरसोन में रूसी कब्जे के बाद परिवार, युवा और खेल मामलों का प्रमुख था। ये रिपोर्ट देखिए। पिछले कई हफ्तों से पूर्वी यूक्रेन के सेवेरोडोनेट्स्क और लिसिचांस्क को लेकर हो रहे भीषण युद्ध में रूस भारी पड़ता नजर आ रहा है। बल्कि लुहांस्क प्रांत के गवर्नर का ताजा बयान तो इलाके पर रूस के लगभग कब्जे की तरफ इशारा करता है। उन्होंने कहा कि सेवेरोडोनेट्स्क के रूसी नियंत्रण वाले क्षेत्रों से यूक्रेनी सेना बाहर निकल जाएगी। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि सेना को तुरंत वापस बुलाया जाएगा या कुछ समय बाद उनकी वापसी संभव हो पाएगी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को कहा था कि कुछ यूक्रेनी सैनिक घेराबंदी से बचने के लिए लिसिचांस्क से पीछे हट रहे हैं। अगर रूस सेवेरोडोनेट्स्क और लिसिचांस्क दोनों पर कब्जा कर लेता है तो लुहांस्क क्षेत्र पर नियंत्रण कर लेगा। ये डोनबास दो हिस्सों में से एक है। उधर यूक्रेनी प्रशासन की ओर से लुहांस्क क्षेत्र के और जिले हिरसक पर भी रूस के पूर्ण नियंत्रण की पुष्टि की गई है, जबकि यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने इसके उलट बयान देते हुए कहा कि जर्रोस ने लिसिचांस्क पर घेरा तंग कर दिया है और सेवेरोडोनेट्स्क पर पूर्ण नियंत्रण के लिए भीषण हमला शुरू कर दिया है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस नॉन स्टॉप गोलीबारी कर रहा है। रूस बहुत करीब आ गया है। ऐसा लगता है कि रूसी सेना ने वहां पीस नाम के एक होटल में घुसकर सेवेरोडोनेट्स्क पर कब्जा करने का प्रयास शुरू किया है। रूस हमसे सब कुछ छीन लेना चाहता है, सचमुच सब कुछ। वो हमें हमारी आज़ादी, हमारी इमारतों और हमारे जीवन से वंचित करना चाहता है। सेवेरोडोनेट्स्क पर रूसी हमले के बाद शहर के सभी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया गया। 90% इमारतें क्षतिग्रस्त हैं। 2/3 से अधिक आवास पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। गोलाबारी नॉन स्टॉप हो रही है। उधर खेरसोन में रूस ने अपने एक वरिष्ठ अधिकारी के मारे जाने की पुष्टि की है। ये अधिकारी खेरसोन में रूसी कब्जे के बाद परिवार, युवा और खेल मामलों का प्रमुख था, जिसकी एक बम हमले में मौत हो गई। खेरसान क्रीमिया प्रायद्वीप के ठीक उत्तर पश्चिम में स्थित है और यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के पहले सप्ताह के दौरान इस पर कब्जा कर लिया गया था। दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और जर्मनी के अर्थव्यवस्था एवं जलवायु मंत्री रॉबर्ट हैबेक ने बर्लिन में वैश्विक स्तर पर खाद्यान्न की कमी के खतरे पर बातचीत की। अविश्वसनीय रूप से मजबूत एकजुटता, विशेष रूप से रूसी आक्रमण के खिलाफ यूक्रेन की रक्षा करने के लिए हम जर्मनी के साथ साझेदारी के लिए बहुत आभारी हैं। हम यूक्रेन की सुरक्षा, आर्थिक सहायता और मानवीय सहायता के लिए एक साथ खड़े हैं। साथ ही जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका हालात से निपटने में एक साथ नेतृत्व कर रहे हैं। विशेष रूप से रूस के कारण खाद्य और सुरक्षा पर जो जबरदस्त प्रभाव पड़ा है और यूक्रेनी अनाज की नाकाबंदी और इसे बाजार में आने से रोकने के खिलाफ हम काम कर रहे हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा है कि दुनिया भर में खाद्यान्न की बढ़ती कमी के कारण दुनिया एक तबाही का सामना कर रही है। एंटोनियो गुटरेज ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध ने जलवायु परिवर्तन, कोरोना महामारी और असमानता के कारण अभूतपूर्व वैश्विक भूख संकट को और बढ़ा दिया है। इस संकट से पहले ही लाखों लोग प्रभावित थे। और इस सब के बीच यूरोपीय संघ ने सदस्यता के लिए यूक्रेन को आधिकारिक तौर पर उम्मीदवार का दर्जा दे दिया। इससे पहले ईयू के नेता उनके संगठन में शामिल करने के लिए यूक्रेन को उम्मीदवार का दर्जा देने के लिए तैयार हो गए थे। यूरोपीय संघ की पूर्ण सदस्यता के लिए एक लंबे व अप्रत्याशित सफर के लिए ये पहला कदम उठाया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सदस्यता के लिए अपने राष्ट्र को उम्मीदवार का दर्जा देने के यूरोपियन यूनियन के फैसले की प्रशंसा करते हुए इसे द्विपक्षीय संबंधों में ऐतिहासिक क्षण करार दिया। ईयू ने मोल्दोवा को भी संघ की उम्मीदवारी प्रदान की है। अगली खबर की ओर चलते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब उनकी कंजर्वेटिव पार्टी 2 अहम संसदीय क्षेत्रों में उपचुनाव हार गई और इसके बाद उनकी पार्टी के अध्यक्ष एवं उनके निकट सहयोगी ने इस्तीफा दे दिया। दक्षिण पश्चिमी निर्वाचन क्षेत्र टिवर्टन और हॉनिटोन में लिबरल डेमोक्रेट्स ने जीत दर्ज की, जबकि उत्तरी इंग्लैंड का विकफील्ड निर्वाचन क्षेत्र मुख्य विपक्षी दल लेबर पार्टी के खाते में गया। डाउनिंग स्ट्रीट में कोविड-19 संबंधी कानूनों का उल्लंघन करने वाले समारोह आयोजित करने संबंधी पार्टी गेट घोटाले के मद्देनजर
इन चुनाव को पार्टी में 58 वर्षीय जॉनसन के नेतृत्व के लिए और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में उनके लिए एक जनमत संग्रह के रूप में देखा जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर। ISI। मम्मा ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। कावेरी रंग छायो, खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो। कावेरी मेहंदी कोन, हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। जिन आँखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 4 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। This world is one of a kind. A world where life thrives, vibrant and enchanting. Where there is so much to explore and discover. We have inherited this world to nurture, cherish and care for life, its myriad manifestations and everything that comes along. In our journey towards exploring the realm of possibilities, expanding our horizons, we must care to give back, replenish what we have taken. Energy transforms. So must we. To live in harmony with the force of life. The time has come for us to take a stand and find better ways for a better tomorrow. The difficult is possible. The impossible, just a little difficult. We at SECI have already taken a pledge to find different ways to harness the power of nature. We innovate technologies that are bringing about a new revolution. Our goal is to initiate a movement that benefits the nation and the world. Invigorate our partners, our stakeholders, to give our future generations a chance to embrace a renewed future. SECI. पूरी तरह स्वस्थ रहना चाहती हैं या कुछ कम? पूरी तरह। तो खरीदते समय पूरी बात देखिए ना, +F का निशान। +F? रोज के खाने में कई पौष्टिक तत्वों की कमी रह ही जाती है, जिसका असर हमारे शरीर, दिमाग और उसकी वजह से पढ़ाई, रोजी रोटी, तरक्की हर चीज पे पड़ता है। आपकी भी। इतना खाता हूँ तब भी कमी? संपूर्ण पोषण की। इसलिए आटा, चावल, नमक, तेल और दूध खरीदते समय प्रोडक्ट पे +F के निशान पे नजर रखिए।
इनमें विटामिन और आयरन जैसे तत्व नियमित और बारीक मात्रा में डाले जाते हैं, इसलिए देखने, पकाने के तरीके और स्वाद में कोई फर्क ही नहीं। कोई फर्क ही नहीं है तो डालते ही क्यों है? सिर्फ एक चीज पे बहुत फर्क पड़ता है, सेहत पे। बेटर न्यूट्रिशन फॉर अ बेटर लाइफ। स्टार्ट यूजिंग प्रोडक्ट्स विद +F लोगो फ्रॉम टुडे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब आपको दिखाते हैं एशिया का आईना। पहले से ही कमजोर आर्थिक हालात से जूझ रहे अफगानिस्तान को भूकंप ने बुरी तरह से हिला दिया है। देश के एक बड़े हिस्से में भूकंप ने भारी जानमाल के नुकसान के साथ ही आधारभूत ढांचे को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। अफगानिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार लगाई तो भारत सबसे पहले सामने आकर खड़ा हो गया। भारत ने भूकंप प्रभावित अफगानिस्तान के लोगों की मदद के लिए सबसे पहले सहायता प्रदान करते हुए 2 विमानों से वहां 27 टन आपात राहत सामग्री भेजी, जिसमें तंबू, स्लीपिंग बैग, कंबल, चटाई आदि शामिल हैं। पहले से चरमराई अर्थव्यवस्था से जूझ रहे अफगानिस्तान पर भूकंप के रूप में आई प्राकृतिक आपदा से दोहरी मार पड़ी है। भूकंप ने जहां 1000 से अधिक जिंदगियों को लील लिया है, वहीं भीषण जलजले से पक्तिका सहित आसपास के शहरों के ढांचागत सुविधाओं को जमींदोज कर दिया है। ऐसे वक्त में अगर कोई देश अफगानिस्तान की मदद को आगे आया है तो वो है भारत। भारत ने भूकंप प्रभावित अफगानिस्तान के लोगों की मदद के लिए सबसे पहले सहायता प्रदान करते हुए 2 विमानों से वहां 27 टन आपात राहत सामग्री भेजी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत सरकार ने सबसे पहले सहायता प्रदान करते हुए 2 विमानों से वहां 27 टन आपात राहत सामग्री काबुल भेजी, जिसमें तंबू, स्लीपिंग बैग, कंबल, चटाई शामिल है। राहत सामग्री की खेप काबुल में मानवीय सहायता मामलों संबंधी संयुक्त राष्ट्र कार्यालय और अफगान रेड क्रिसेंट सोसाइटी को सौंपी गई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में अफगानिस्तान के लोगों के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है, जिनके साथ हमारे सदियों पुराने संबंध हैं। तालिबान की सत्ता में आने के बाद पहली बार अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास में एक तकनीकी दल को गुरुवार को तैनात किया गया, जो मानवीय सहायता की आपूर्ति में विभिन्न पक्षकारों के साथ समन्वय एवं करीबी निगरानी करेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मानवीय सहायता की प्रभावी ढंग से आपूर्ति करने और अफगानिस्तान के लोगों के साथ जारी संपर्कों की करीबी निगरानी एवं समन्वय के प्रयासों के तहत भारत के एक तकनीकी दल काबुल पहुंचा, जिसे भारतीय दूतावास में तैनात किया गया है। उधर पड़ोस प्रथम नीति को ध्यान में रखते हुए भारत ने श्रीलंका को वित्तीय सहायता पर विचार करते हुए अपने आर्थिक संकट से निपटने में मदद करने के लिए अपने पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। यात्रा के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री रोनिल विक्रमसिंघे के साथ बैठक की। दोनों पक्षों के बीच स्पष्ट, सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक तरीके से बातचीत हुई। दोनों पक्षों ने श्रीलंका में वर्तमान आर्थिक स्थिति के साथ साथ भारत के चल रहे समर्थन पर विचारों का उत्पादक आदान प्रदान किया। विदेश सचिव विनय क्वात्रा के नेतृत्व में उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का श्रीलंका दौरा इस बात को दर्शाता है कि द्वीपीय देशों को 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की आर्थिक, वित्तीय और मानवीय सहायता भारत की पड़ोसी पहले नीति द्वारा निर्देशित थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26-27 जून को होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी जाएंगे। जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री श्लॉस एलमाउ की यात्रा करेंगे, जहां सम्मेलन में आमंत्रित देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करने के साथ साथ जर्मनी में भारतीय समुदाय से संवाद भी करेंगे। इसके बाद पीएम संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे और यूएई के पूर्व राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के निधन पर व्यक्तिगत श्रद्धांजलि देंगे और अबू धाबी के शासक के रूप में चुने जाने पर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को बधाई देंगे। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।